Okay, Anirban, can we start? Yes, sir, we can start, sir. Good evening, friends. Myself Aditya Vibhude. I am the director of Yashada Engineering Services Private Limited, and I am the founder of Phoenix Institute of Piping Engineering. तो आज का टॉपिक है करियर अपॉर्चुनिटीज इन एमईपी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया है मैंने, मेरे कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। यशदा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, तो मेनली हम डिजाइन कंसल्टेंसी करते हैं एमईपी इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो ये जो अभी आपको फोटोग्राफ्स वगैरह जो दिख रहा है स्लाइड में, तो ये जो डिजाइन वगैरह है उसका कंसल्टेंसी हम करते हैं, और प्लस हम सेंट्रल एसी जो होते हैं उसका इंस्टॉलेशन भी करते हैं यशदा इंजीनियरिंग के अंदर। अभी ये फिनिक्स इंस्टीट्यूट क्या है वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन हम अभी चालू करते हैं एमईपी क्या होता है, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या, और मेरा जो स्क्रीन अभी मैंने शेयर किया है तो आपको स्लाइड क्लियर दिख रही है क्या? अगर आपको दिख रही है तो आप चैट में यस बोल के टाइप करिए। ओके, तो मेरा आवाज भी आ रहा है और आपको सबको स्लाइड्स भी दिख रही है क्लियर, तो हम अभी चालू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि एमईपी क्या होता है, व्हाट इज एमईपी। अभी बेसिक में आपको बताता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट हम जब करते हैं सिविल प्रोजेक्ट, तो उसमें कई सारी बिल्डिंग सर्विसेज होती है। सबसे पहले होता है आर्किटेक्चरल सर्विसेज, जो आर्किटेक्ट होता है वो पूरे बिल्डिंग का डिजाइन हमें देता है। उसके बाद होता है आरसीसी डिजाइन, तो आरसीसी भी एक बिल्डिंग सर्विस ही है। तो ऐसे कई सारे सर्विसेज होते हैं, तो एमईपी इज द वन ऑफ टाइप ऑफ दैट बिल्डिंग सर्विसेज। ठीक है, एमईपी का फुल फॉर्म है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। ठीक है, ये तीनों को मिला के एमईपी पार्ट बनता है। अभी इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो मैकेनिकल के आगे मैंने एचवीएसी लिखा है, नीचे इलेक्ट्रिकल के आगे एलवी लिखा है, और प्लम्बिंग के आगे आप देखोगे तो एफएफ लिखा है। तो ये क्या होता है ये आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। बेसिक आपको बता दो, मैकेनिकल जो है वो एयर कंडीशनिंग रिलेटेड सर्विस है। इलेक्ट्रिकल जो है वो लाइट्स या जो भी अपना इलेक्ट्रिकल लोड होता है उसके डिजाइन का ये सर्विस है। प्लम्बिंग जो है, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग, एफएफ मतलब फायर फाइटिंग, तो प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग ये वाटर रिलेटेड सर्विसेज है। तो ये तीनों को मिला के एमईपी पार्ट बनता है अपना। तो बिफोर व्हाट इज एमईपी वो देखने से पहले एमईपी क्यों लगता है और कहाँ पे लगता है ये हम बेसिकली देखेंगे। अभी ये स्लाइड अगर आप देखोगे, दो जो सिटीज है मेन सिटीज दुबई और सिंगापुर, इसका बर्ड आई व्यू मैंने दिखाया है। फर्स्ट पार्ट आप अगर आप देखोगे तो 2000 का Excuse me, sir. Sir, you're not audible, sir. required. First reason है, हेलो। Yes, sir. Now it's audible, sir. हाँ अनिल, आ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी आ रहा है सर। यस, ओके। यस ओके ओके। सिंगापुर का अगर आप देखोगे तो सिंगापुर की बिल्डिंग्स जो है वो 20 इयर्स में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की हो चुकी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, बिल्डिंग्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड जो रीजन है वो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइंस आर श्रिंकिंग। प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो टाइमलाइन होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी सबसे पहले आप पहला जो स्नैप है वो तैपेई 101 का है। दिस वाज द हाईएस्ट, मतलब सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग था बिफोर बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के बाद अभी बुर्ज खलीफा फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन उससे पहले तैपेई 101 था। इसका प्रोजेक्ट टाइम कंप्लीशन अगर आप देखोगे तो 7 साल का रहा था। 7 साल में उन्होंने वो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद बुर्ज खलीफा हुआ 2000 के इसमें, तो बुर्ज खलीफा का जो टाइमलाइन था वो 5 साल का था।
मतलब 5 साल में उन्होंने पूरा वो बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया। अभी लेटेस्ट अगर आप देखोगे, वुहान में जो कोविड-19 के लिए उन्होंने जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया है, लेशनशान हॉस्पिटल बोलते हैं वुहान में, इट इज अराउंड 1500 बेड हॉस्पिटल। तो उन्होंने वो 10 दिनों में कंप्लीट किया, ठीक है। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, 1500 बेड का हॉस्पिटल 10 दिन में कंप्लीट करना, मतलब इट इज नॉट अ जॉब। तो ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स है ये, अगर आप देखोगे तो इसमें इतने कम दिनों में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो इसके जो डिजाइन वगैरह है वो आपके बहुत परफेक्ट होने चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। तो ये सेकंड अपना रीजन हो गया कि जो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है वो बहुत श्रिंक होते जा रहा है। अभी थर्ड हमारा जो रीजन है वो जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी मैंने जो आपको बोला कि 1500 बेड का हॉस्पिटल है या हाई राइज बिल्डिंग्स होगी बुर्ज खलीफा जैसी। तो इन बिल्डिंग्स में जो बिल्डिंग सर्विसेज होती है उनका कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करता है। अभी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, ये फोटोग्राफ में अगर आप देख पाओगे, आपको बताता हूँ। ये जो सेकंड फोटोग्राफ है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सर्विसेज है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। या फर्स्ट वाले में भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे डक्ट आपको दिखेंगे या कुछ इलेक्ट्रिकल के ट्रेस वगैरह दिखेंगे। तो इसका जो रनिंग होता है या इसका जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है, तो सारे सर्विसेज का हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी बिल्डिंग चालू हो गया कंस्ट्रक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर अंदर आ गया और उसने काम चालू कर दिया। तो उसके जो डिजाइन है वो पहले से ही अदर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट होने चाहिए। मतलब एयर कंडीशनिंग के डक्ट हो गए, तो डक्ट कहाँ पे है और इलेक्ट्रिकल के कंड्यूट्स या ट्रेस कहाँ पे है, या फायर फाइटिंग के स्प्रिंकलर्स वगैरह हो गए। तो अभी फॉर एग्जांपल फॉल सीलिंग में कुछ तो लाइट है इलेक्ट्रिकल का, वो लगा के चले गए और उसके बाद फायर फाइटिंग वाले आ गए और उनका स्प्रिंकलर एग्जैक्टली लाइट के ऊपर आ रहा है। तो ये जो मिसमैचिंग है, ओवरलैपिंग है, तो ये ना हो पाए इसलिए वो कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करता है। अब ये कोऑर्डिनेशन मैन्युअली पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ता है। तो हम आगे देखेंगे ये कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन हो गया एमईपी क्यों लगता है इसका। अभी मैंने जो कोऑर्डिनेशन आपको बताया, तो उसका ये हमारा एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है सांगली में, उसका ये फोटोग्राफ है। ओटी कॉम्प्लेक्स का ये पैसेज एरिया है एक्चुअली। तो उसके फॉल्स सीलिंग के ऊपर के सर्विसेज मैंने दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 4 ही सर्विसेज आपको दिखेंगी, एचवीएसी है, फायर फाइटिंग है, इलेक्ट्रिकल और मेडिकल गैसेस। तो ये 4 सर्विसेज होने के बावजूद भी ये पूरा जो पैसेज है वो पूरा भर गया है। अगर इसका ड्राइंग नहीं होता हमारे बैकएंड में, तो ये पूरा मतलब साइट पे जो है वो पूरा ये हो जाता, प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो ये डिजाइन इसका पूरा कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। तो ये थर्ड अपना उसका रीजन हो गया एमईपी का। अभी मैंने आपको जो बोला था वाई सॉरी व्हाट इज एमईपी, तो एमईपी का हम डिटेलिंग अभी देखेंगे। सबसे पहले था मैकेनिकल, और मैकेनिकल के आगे मैंने लिखा था एचवीएसी। अभी एचवीएसी का लॉन्ग फॉर्म है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। नाम से ही आपको पता चलेगा हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मतलब ये एयर रिलेटेड पूरा सर्विसेज है। नेट पे अगर आप सर्च करोगे एचवीएसी क्या होता है, व्हाट इज एचवीएसी, ये अगर सर्च करोगे तो विकिपीडिया पे ये 2-3 लाइंस आपको मिल जाएगी। एचवीएसी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडोर एंड व्हीकलर एनवायरमेंटल कंफर्ट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया उसका। उसका गोल अगर आप देखोगे तो थर्मल कंफर्ट, ये इसका मेन एम होता है। तीसरा लाइन आपको मिलेगा कि एचवीएसी सिस्टम डिजाइन इज सब डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और हीट ट्रांसफर। तो ये बहुत थ्योरेटिकल हो गया। सब सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो एचवीएसी कंफर्ट लाने के लिए जो भी डिजाइन हमें करना पड़ता है एयर कंडीशनिंग का, उसको हम एचवीएसी बोलते हैं। अभी हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, सबसे सबसे पहले अगर आप फोटोग्राफ देखोगे तो आपको एक फ्लोरिंग दिखेगा और फ्लोरिंग के नीचे आपको कुछ कॉइल्स नजर आएगी, ठीक है। तो ये हीटिंग वाला जो कंसेप्ट होता है नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, या इंडिया में जो हिल स्टेशन है जहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, तो इसमें ये हीटिंग का कंसेप्ट होता है। ये क्या करता है, ये जो कॉइल्स होती है इसके बीच में से हॉट वाटर रन करते हैं
जिसके वजह से फ्लोर जो है वो नॉर्मली हीट होता है और जो एटमॉस्फेयर है उस रूम का वो भी हीट होता है। तो ये तो हो गया हीटिंग वाला। तो याद रखिए ये जो हीटिंग है ये कंफर्ट वाला हीटिंग है, ये इंडस्ट्रियल हीटिंग वगैरह जो होते हैं केमिकल हीटिंग या वाटर हीटिंग वो वाला हीटिंग नहीं है। ये जो कंफर्ट हमें लगता है तो उसका हीटिंग है। ये नॉर्मली 31 या 32 डिग्री तक भी हम हीट कर सकते हैं इसको। सेकंड है वेंटिलेशन। अभी वेंटिलेशन मतलब दो तीन उसमें टाइप्स है, किचन वेंटिलेशन होता है या पार्किंग वेंटिलेशन। वो क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो और उसका थर्ड पार्ट है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग सबको मालूम है, घर में जो हम एसी यूज करते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मतलब हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं उसका डिजाइन जो है वो एयर कंडीशनिंग में आ रहा है। तो ये तीनों मिला के हो गया अपना हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। अभी हीटिंग का तो मैंने आपको बताया, सेंट्रल हीटिंग और फ्लोर हीटिंग। फ्लोर हीटिंग मैंने जो आपको दिखाया वो एक एयर कंडीशनिंग को ही कनेक्ट होता है, उसको सेंट्रल हीटिंग बोलते हैं। वेंटिलेशन में मैंने तीन चार जो टाइप बताया आपको, बेसमेंट वेंटिलेशन, किचन वेंटिलेशन, बाद में लेबोरेटरी वेंटिलेशन बोल के एक होता है जो लैब्स होती है केमिकल लैब्स वगैरह, तो उसमें से जो फ्यूम्स वगैरह निकलती है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, तो उसको हम किचन सॉरी लेबोरेटरी वेंटिलेशन बोलते हैं। फोर्थ है स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन। अभी ये जो पार्ट है इसका भी मैं इन डिटेलिंग देता हूँ आने वाले स्लाइड में। और एयर कंडीशनिंग का भी मैंने आपको बताया। अभी वेंटिलेशन का डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो किचन वेंटिलेशन है, ठीक है। ये किचन वेंटिलेशन जो है वो नॉर्मली कमर्शियल किचन्स में ही यूज होता है। घर में हम जो चिमनी लगाते हैं इलेक्ट्रिकल वाला, तो उसका ही ये बड़ा वाला काउंटर पार्ट है। तो होटल के जो किचन्स वगैरह होते हैं या बड़े हॉस्पिटल्स के वगैरह जो किचन्स होते हैं, तो उसको हमें वेंटिलेट करना पड़ता है। जब हम वहाँ पे जो कुक होते हैं वो जब खाना बनाते हैं तो उसमें जो ये निकलते हैं स्टीम वगैरह जो भी निकलती है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अभी इस फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे ये जो डक्ट है ये इस किचन से आया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये रूफ के ऊपर ये सिस्टम होता है, तो इस डक्ट से वो पूरा एक्सट्रैक्ट एयर आएगा और ये जो दिख रहा है आपको ये ब्लोअर होता है, वो ब्लोवर सक करके एटमॉस्फेयर में उसको भेज देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ टाइम इसका फिल्ट्रेशन भी होता है। नॉर्मली ये आपको जो फूड्स दिख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं। तो ये सिंपल हो गया किचन वेंटिलेशन। सेकंड है कार पार्किंग वेंटिलेशन। अभी कार पार्किंग वेंटिलेशन मतलब क्या है, जो मॉल्स वगैरह होते हैं या जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, बहुत बार आपने देखा होगा कि उसके बेसमेंट जो होते हैं वो बहुत बार 3 बेसमेंट 4 बेसमेंट ऐसे जमीन के नीचे होते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 फीट वगैरह जमीन के नीचे जाते हैं नॉर्मली। तो जब आप जमीन के नीचे जाते हो तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ऑक्सीजन का तो वो कम होते जाता है। प्लस आप जो कार या व्हीकल्स वहाँ पे पार्क कर रहे हो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड निकलता है तो वो और ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उसके दो बेसिक एम्स होते हैं कार पार्किंग के। पहला तो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ाने का, और ये जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोऑक्साइड इसका जो लेवल है वो कम करने का। ये पहला एम हो गया। सेकंड एम होता है जब कभी नीचे आग लग जाए उस कार पार्किंग में, तो आग जब लगती है तो उसके जो फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मतलब जो फायर फाइटर आते हैं उनका विजिबिलिटी वो कम कर देते हैं। तो वो जो फ्यूम्स होते हैं या जो स्मोक होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये सेकंड एम होता है कार पार्किंग वेंटिलेशन का। थर्ड है स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन सिस्टम। अभी ये जो है ये फायर रिलेटेड वेंटिलेशन होता है हाई राइज बिल्डिंग में। अभी तो एक्चुअली ये नॉर्मल हो गया है, कोई भी बिल्डिंग अगर आपका होगा तो आपको फायर फाइटिंग का स्टेयरकेस अलग से देना पड़ता है। फायर फाइटिंग का स्टेयरकेस मतलब जब कभी फायर एक्सीडेंट होता है तो पीपल को जो इवैक्यूएट करना पड़ता है तो उसके लिए अलग से स्टेयरकेस हमें बनाना पड़ता है, जो कि नॉर्मल डेज में यूज नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेयरकेस है नॉर्मली बिल्डिंग के अंदर ही होता है बाय रूट। तो जब कभी आग लग जाएगी, आपका फायर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जो स्मोक वगैरह होता है तो ये पूरा स्टेयरकेस में भर जाता है। तो जो इवैक्यूएशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसका मेन पर्पस है जो भी फायर स्टेयरकेस है अपना उसका एक्सट्रैक्शन करना और उसको प्रेशराइज करना, ठीक है। प्रेशराइज क्यों करना है, जो फायर फाइटिंग का स्टेयरकेस अगर हम जाते हैं तो जो पहला डोर हम ओपन करते हैं, अगर फायर एक्सीडेंट हुआ है हमने वो डोर ओपन किया
तो स्टेयरकेस के एरिया से जो हवा है वो अंदर की तरफ आता है, ताकि जो अंदर वाली आग है वो स्टेयरकेस में ना फैले, या जो भी स्मोक वगैरह है वो स्टेयरकेस एरिया में ना जा पाए, तो इसलिए उसको प्रेशराइज करते हैं। तो ये बेसिक सिस्टम हो गया स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन का। फोर्थ है लेबोरेटरी एग्जॉस्ट सिस्टम। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया, जो फ्यूम्स वगैरह है वो एग्जॉस्ट करने के लिए ये सिस्टम होता है। फिफ्थ है वेंटिलेशन इन हॉस्पिटल्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आज के दिनों में, तो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस या अवेयरनेस है इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस जो भी है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर्स है या आईसीयूज है, आईसीयूज, एनआईसीयूज, सीसीयूज वगैरह, ये जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं वहाँ पे मालूम नहीं चलता है कि जो पेशेंट आया है उसको क्या क्या डिसीजेज है। अभी अभी आप अगर देखोगे तो कोरोना के जो पेशेंट्स है वो 14 दिनों के लिए कैरियर होते हैं, ठीक है। मतलब हमें पता नहीं चलता है 14 दिनों में कि उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऐसे पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर में आ गए या इसमें आ गए आईसीयूज में, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बाकी जो पेशेंट्स है उनको वो इन्फेक्शन कर देंगे। तो ये ना हो पाए इसलिए वहाँ पे अलग से एक वेंटिलेशन होता है जो क्रॉस इन्फेक्शन रोकता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल आपकी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चालू है, तो जो पेशेंट है उसका इन्फेक्शन डॉक्टर को ना हो पाए, या वाइस वर्सा, डॉक्टर को अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर का इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो पाए। तो ये जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल का वेंटिलेशन। तो ये 4-5 टाइप्स हो गए अपने वेंटिलेशन के। अभी हम देखते हैं एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग में अगर आप देखोगे तो बेसिकली 3 टाइप में नॉर्मली डिवाइड करता हूँ मैं इसको। फर्स्ट वाला एयर कंडीशनिंग है सबसे बेसिक, विंडो एयर कंडीशनिंग, ठीक है, जो पुराने जमाने में अभी भी कुछ कुछ जगह पे वो यूज होता है, विंडो एसी। सेकंड है स्प्लिट एसीज। स्प्लिट एसीज में 2 टाइप होता है, फिक्स द स्पीड और इन्वर्टर एसीज। अभी आप देखोगे तो 90% इन्वर्टर एसी हम यूज करते हैं। थर्ड है सेंट्रल एसीज। सेंट्रल एसीज में नॉर्मली चिलर्स आते हैं, वाटर चिलर्स। उसके बाद वीआरएफ आता है जो अभी लेटेस्ट है, और उसमें एएचयूज भी आते हैं। अभी एएचयूज एक्चुअली ये दोनों का टाइप है, वीआरएफ में भी होता है और चिलर में भी होता है। तो ये क्या होता है हम देखेंगे। विंडो एसी सबको मालूम है, सबने देखा होगा होटल्स में या कुछ लोगों के घर में भी अभी तक होगा। ये विंडो एसी एक ही सिस्टम होता है, एक ही यूनिट होता है, बॉक्स जैसा। तो यहाँ पे मैंने वो यूनिट दिखा है, और ये उसका रिमोट वगैरह है सर। तो इसका अंदर वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा है, और ये बाहर जो है ये भी दिखा है। तो ये नॉर्मली इसको हम इवोपरेटर बोलते हैं, इसको हम कंप्रेसर बोलते हैं इस सिस्टम को, जो बाहर जाता है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये इसमें से रिटर्न एयर जाता है, मतलब मशीन को एयर आता है इसमें से। ये ऊपर वाले जो पिंस दिख रहे हैं आपको वहाँ से सप्लाई एयर होता है, जो ठंड हवा होती है वहाँ से बाहर आती है। तो ये बेसिक हो गया अपना विंडो एसी। उसके बाद है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी भी सबको मालूम है, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो विंडो एसी था उसको ही डिवाइड कर दिया लोगों ने। जो अंदर वाला पार्ट था इवोपरेटर वो अभी अंदर आ गया, उसको हम आईडीयू बोलते हैं, इंडोर यूनिट बोलते हैं। बाहर वाला जो पार्ट था उसको कॉम्प्रेसर कॉम्प्रेसर बोला गया, जो बाहर बैठता है। और इन दोनों का जो लेंथ है, कनेक्टिंग लेंथ, वो ऑलमोस्ट 15 मीटर के आसपास उन्होंने कर दिया। तो ये जो सिस्टम है उसको स्प्लिट एसी बोलते हैं अभी नॉर्मली। स्प्लिट एसी के बहुत सारे टाइप है, यहाँ पे मैंने 2-3 देखा है। ये जो होता है ये कैसेट एसी है। ये जो है लो स्टैटिक डक्ट है। ये आपने रेस्टोरेंट्स में वगैरह देखा होगा, ऑफिस में वगैरह देखा होगा आपने। ये जो लो स्टैटिक डक्ट है, जो होटल्स के रूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपने ये देखा होगा। नॉर्मली ये ऐसा दिखता है, ग्रिल्स में दिखता है ये, लेकिन ग्रिल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये यूनिट नजर आएगा, तो इसको लो स्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ये छोड़ के और कई टाइप्स है इसके स्प्लिट एसी के, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद है वीआरएफ या सेंट्रल एसीज। सेंट्रल एसीज के मैंने जो 3 टाइप आपको बताए, तो उसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ वीआरएफ क्या होता है। वीआरएफ मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, या वीआरवी मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। तो वीआरवी का जो इनोवेशन है वो डाइकिन ने किया था 1978 में, और उनका इसका पेटेंट भी है वीआरवी नाम का। तो डाइकिन छोड़ के कोई भी कंपनी वीआरवी ये वर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो बाकी कंपनीज ने
इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उसको नाम दिया VRF। तो 1982 में LG ने सबसे पहले ये निकाला VRF, और अभी ऑलमोस्ट सब कंपनीज के पास में ये प्रोडक्ट होता है। तो VRF बेसिस में क्या होता है, ये आपको जो इंडोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे कैसेट एसिस मैंने दिखाया यहाँ पे, तो हर एक फ्लोर पे आपको कैसेट एसिस नजर आएंगे। इन सब को कनेक्ट करके रूफटॉप पे एक ही यूनिट लगाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको VRF बोलते हैं। अभी नॉर्मल केस में स्प्लिट एसी अगर होता तो जितने इंडोर आपको दिख रहे हैं, 8 इंडोर्स आपको दिख रहे हैं, तो 8 इंडोर्स के 8 आउटडोर बिल्डिंग के बाहर आ जाते थे स्प्लिट एसी में। तो इसको इम्प्रोवाइज करके अभी एक ही यूनिट आता है जो VRF आउटडोर होता है। तो ये अपना हो गया VRF सिस्टम। इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे एडवांटेजेस है। जो लाइट बिल वगैरह है आपका वो 70% तक कम हो जाता है, या पाइपिंग लेंथ वगैरह है वो कम हो जाती है, या वन टाइप एक ही लोकेशन से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके ये बहुत सारे एडवांटेजेस है। सेकंड टाइप है चिलर। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइप होना चाहिए, कन्वेंशनल सिस्टम है ये। चिलर्स में 2-3 टाइप है, वाटर कूल्ड चिलर या एयर कूल्ड चिलर वगैरह होते हैं, या कंप्रेसर के ऊपर आप डिवाइड करोगे तो स्क्रू चिलर्स वगैरह, ऐसे कई सारे टाइप्स है उसके। तो इसमें बेसिकली वाटर यूज होता है रेफ्रिजरेटर, एज ए रेफ्रिजरेटर बोल के। थर्ड पार्ट है AHU का। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। जैसा मैंने पहले बताया, AHU VRF में भी यूज होता है और चिलर में भी यूज होता है। तो इसके अंदर एक कॉइल होता है, ये जो आप देख रहे हो, सॉरी, तो ये जो देख रहे हो ये कॉइल है, कूलिंग कॉइल। तो ये कूलिंग कॉइल जो है वो चिलर को भी आप कनेक्ट कर सकते हो या VRF को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है क्या है। तो ये जो एचयूज है नॉर्मली हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, या मैंने आईसीयूज वगैरह जो बोला वेंटिलेशन का, तो ये एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू उसका वेंटिलेशन या इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, या उसको हम अगर डिवाइड करेंगे एयर कंडीशनिंग को, तो उसके दो टाइप है बेसिकली। फर्स्ट है कंफर्ट HVAC, और सेकंड है स्टेराइल HVAC और क्लीन रूम HVAC। अभी कंफर्ट HVAC के बारे में मैंने अभी तक जो अभी आपको बताया है वो कंफर्ट HVAC के बारे में था। नॉर्मली जो एसीज हम घर में, ऑफिस में या होटल्स में वगैरह यूज करते हैं वो पूरे कंफर्ट HVAC के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट है स्टेराइल HVAC। अब इन दोनों में फर्क अगर आप देखोगे तो कंफर्ट HVAC का जो फिल्ट्रेशन लेवल होता है वो 10 माइक्रोन तक ही होता है। मतलब नॉर्मल जो डस्ट वगैरह होती है, एटमॉस्फेरिक डस्ट वगैरह जो भी है, वो फिल्टर करके वो क्लीन एयर अंदर भेजता है। तो ये कंफर्ट HVAC का टाइप हो गया। सेकंड टाइप है स्टेराइल HVAC। इसका जो फिल्ट्रेशन लेवल होता है वो 0.3 माइक्रोन तक का होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी क्लीन रूम मतलब क्या है, जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेशन थिएटर बोला, आईसीयू बोला, ये हॉस्पिटल रिलेटेड हो गया। ये छोड़ के कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरियाज होते हैं जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन लेवल हमें लगता है। फॉर एग्जांपल जो पीसीबी मैन्युफैक्चर होते हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, या स्मार्टफोन के जो पीसीबीज होते हैं अंदर के, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, या एरोस्पेस के जो रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह होते हैं या स्पेस शिप्स वगैरह होते हैं, वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे भी ये फिल्ट्रेशन लेवल बहुत मैटर करता है। तो ये इन जगहों को नॉर्मली क्लीन रूम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो क्लीन रूम इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट where pollutants like dust, airborne microbes, aerosols are filtered out in order to provide the cleanest area possible. तो ये डेफिनेशन हो गया। इसका मैंने आपको टाइप्स भी बताया क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो फिल्ट्रेशन लेवल है वो 0.3 माइक्रोन का होता है। अभी 0.3 माइक्रोन क्या होता है ना, उसका मैं एक ही स्लाइड में आपको बताता हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं। 0.3 माइक्रोन अगर आपको इमेजिन करना है तो नॉर्मल जो ह्यूमन हेयर होता है उसका डायमीटर अगर आप देखोगे तो वो 50 to 70 माइक्रोन का होता है ह्यूमन हेयर का। उसके ऊपर अगर आप एक डॉट अगर निकालोगे, यहाँ पे अगर आप डॉट निकाला तो ये जो है वो 1 माइक्रोन का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर 1 माइक्रोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और हम जो फिल्ट्रेशन लेवल अचीव कर रहे हैं वो 0.3 माइक्रोन का है, मतलब इसका भी 30% हम फिल्टर कर रहे हैं। तो ये इस लेवल तक वहाँ पे फिल्ट्रेशन लेवल चलता है हॉस्पिटल्स में या क्लीन रूम्स में। ठीक है।
अभी जस्ट फॉर आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो कोरोना का वायरस है या कोविड-19 जो वायरस अभी फैल रहा है, उसका जो साइज है किसी को मालूम है? अगर मालूम होगा तो आप चैट में बताइए मुझे। अनिर्बान, आप मुझे कन्वे कीजिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। अगर मालूम नहीं होगा तो आप लिखिए आई डोंट नो बोल के, लेकिन कुछ तो फीडबैक दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 वायरस है, उसका साइज है 0.1 माइक्रोन। ठीक है, अभी आप बोलोगे आप तो 0.3 तक ही फिल्टर कर रहे हो, तो 0.1 का जो वायरस है वो तो अंदर आ ही जाएगा। तो नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं वो जो ट्रैवल करते हैं एयर में वगैरह, तो वो कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करते, वो नॉर्मली किसी भी एयर पार्टिकल के ऊपर ऑक्यूपाई होते हैं और उनकी वो कॉलोनीज बनाते हैं। कभी भी एक वायरस अकेले में कभी भी फॉर्म नहीं होता है, कॉलोनीज फाउंड होती है। तो ये कॉलोनीज का जो साइज होता है या जो एयर पार्टिकल का साइज होता है वो नॉर्मली 0.3 माइक्रोन के ऊपर होता है, तो इसलिए हम 0.3 माइक्रोन फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया एचवीएसी के बारे में या एमईपी का जो एम लेटर है। तो एम के बारे में अभी तक का ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। एमईपी में सेकंड सिस्टम है इलेक्ट्रिकल, या जिसको ई में शॉर्ट फॉर्म किया है हमने। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तीन चार सिस्टम्स है इलेक्ट्रिकल में। सबसे पहला या सबसे कोर पार्ट जो है इसका, तो इलेक्ट्रिकल का जो सोर्स पॉइंट होता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या सबस्टेशंस होते हैं, वहां से लेके हमारा जो यूटिलाइजेशन पॉइंट होता है, मतलब जो हम फैंस लगाते हैं या बल्ब्स वगैरह लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो वहां तक का जो भी सिस्टम है, मतलब ट्रांसफार्मर, पैनल्स, केबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, तो इसका जो पूरा डिजाइन है या जो भी इंस्टॉलेशन है वो कोर पार्ट में आ गया है इलेक्ट्रिकल में। सेकंड पार्ट है लो वोल्टेज सिस्टम। जो एलवी लिखा था उसका ये लॉन्ग फॉर्म है, लो वोल्टेज सिस्टम। लो वोल्टेज सिस्टम्स में नॉर्मली सीसीटीवी कैमरास या सिक्योरिटी सिस्टम्स जो भी होते हैं, एक्सेस कंट्रोल वगैरह, टेलीफोन्स आते हैं या ईपीडीएक्स वगैरह आता है, या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम जो होती है कमर्शियल एरियाज में, या बैकग्राउंड म्यूजिक होता है कई कई जगह पे, सेंट्रल बैकग्राउंड म्यूजिक, तो ये पूरे लो वोल्टेज सिस्टम्स में आ जाती है। उसके बाद है आईटी सिस्टम्स। आईटी सिस्टम सबको मालूम है, लैन सर्वर्स ये जो भी है कंप्यूटर्स वगैरह, ये इसको आईटी सिस्टम्स हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। लास्ट में है इल्यूमिनेशन सिस्टम या लाइटिंग सिस्टम। तो इल्यूमिनेशन मतलब जो लाइट्स होते हैं उसका डिजाइन हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी वैटेज का या किसी भी लक्स लेवल का लाइट हम लगाते हैं, ऐसा नहीं। उसका प्रॉपर डिजाइन होता है एरिया वाइज, वो मैं बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर कोर पार्ट अगर आप देखोगे, तो मैंने पहले ही जैसे बताया आपको, सोर्स पॉइंट से लेके यूटिलाइजेशन पॉइंट तक जो भी सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल का कोर पार्ट होगा। अभी यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा, उसके बाद मैंने जो दिखाया ये इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, मेन इलेक्ट्रिकल पैनल्स। तो इन दोनों के बीच में केबल्स होती है, केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है। पैनल्स के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ये भी दोनों केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के बाद में आते हैं अपने स्विच बोर्ड्स, जो अपने नॉर्मली घर में वगैरह आपने ऑपरेट किए हुए। तो स्विच बोर्ड्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो नॉर्मली वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल वायर जो होती है। और स्विच बोर्ड में से जो स्विचेस होते हैं उसका सप्लाई हमारा जाता है लाइट्स को या फैंस को या जो भी इक्विपमेंट है। तो ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन है, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है या केबल का साइज कैसे निकालना है या उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये सारी जो चीजें है वो इलेक्ट्रिकल के डिजाइन में आ गई, जिसको हम कोर पार्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, उसके बाद है, सॉरी, उसके बाद है अपना लो वोल्टेज सिस्टम। अभी लो वोल्टेज सिस्टम में मैंने फोटोग्राफ दिखाया आपको ऑलरेडी। सीसीटीवीज है या उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर रूम होता है जहाँ से एक ही आदमी पूरा एरिया कवर कर सकता है, पूरा सुपरवाइज कर सकता है, तो वो हो गया सीसीटीवी और आपका सिक्योरिटी सिस्टम। सेकंड है टेलीफोन्स और ईपीबीएक्स सिस्टम। ऑफिसेस में वगैरह जो टेलीफोन्स वगैरह यूज होते हैं ग्रुप्स में, उसको ईपीबीएक्स बोलते हैं नॉर्मली। तो वो एक सिस्टम हो गया। और लास्ट में पब्लिक एड्रेसिंग और बैकग्राउंड सिस्टम, इसका भी मैंने बताया आपको। नॉर्मली होटल्स में आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में कुछ तो म्यूजिक चलता होता है
या आप हॉस्पिटल्स में वगैरह जाओगे तो वहाँ पे पब्लिक एड्रेसिंग होता है, मतलब पेशेंट्स को कुछ कन्वे करना है या आईसीयू से ओपीडी तक कुछ कन्वे करना है, तो उसका एक सिस्टम होता है, इसको पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बोलते हैं। तो उसका भी डिजाइन हमें करना पड़ता है। उसके बाद है आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम में मैंने आपको बताया कि लैन है, सर्वर्स है या बीएमएस है। अभी बीएमएस मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जितने भी मैंने सर्विसेज आपको अभी तक बताए एमईपी के, ये सुपरवाइज और कंट्रोल एक ही रूम में से करना होगा। तो जो भी सिस्टम आपको लगता है उसको बीएमएस बोलते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो स्नैप यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये सब अलग अलग सर्विसेज होते हैं। मतलब एयर कंडीशनिंग का एक सर्विस है, फायर फाइटिंग का एक सिस्टम है। तो यहाँ से जो ऑपरेटर है वो सुपरवाइज और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसको हम बीएमएस बोलते हैं। तो आने वाले दिनों में या अभी से इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है बीएमएस में, और लिमिटेड कंपनीज है इसके अंदर, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह है इसमें बहुत सारा लिमिटेशन है। तो इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गूगल पे वगैरह सर्च करोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल का मैंने जो आपको बताया था वो था इल्यूमिनेशन सिस्टम या लाइटिंग सिस्टम डिजाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल का, सॉरी, लाइटिंग का हमें डिजाइन करना पड़ता है। अभी इंटरनल एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस है या कॉन्फ्रेंस रूम है ऑफिस का, तो कॉन्फ्रेंस रूम में कितना लाइटिंग लेवल चाहिए। या सबसे फेमस आपको एग्जांपल दूं, जब क्रिकेट मैचेस वगैरह चलती है, पुराने जमाने में ये होता था, तो अंपायर्स नॉर्मली शाम के वक्त एक मशीन लेके उसको ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। तो वो लक्स मीटर होता है नॉर्मली, तो लक्स मीटर से वो तय करते थे कि मैच खेली जा सकती है या नहीं जा सकती। तो ये जो लक्स लेवल है ये बहुत मैटर करता है। नॉर्मली ऑफिस में वगैरह 300 लक्स वगैरह होता है। या कार शोरूम्स में अगर आप जाओगे, जो मारुति की शोरूम से या कोई भी बड़ी शोरूम आप ले लो, उसमें जो कार वो डिस्प्ले करते हैं मॉडल, कार के मॉडल्स, तो वहाँ पे 1000 लक्स ऑलमोस्ट होता है। या ऑपरेशन थिएटर में अगर आप जाओगे जहाँ पे सर्जरी होती है ना, तो सर्जरी जहाँ पे होता है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट वो 1 लाख लक्स का लेवल अचीव करते हैं। तो मतलब ये इतना भी इजी नहीं है ये डिजाइन जो करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। तो ये इंटरनल का मैंने डिजाइन बोला आपको। सेम ऐसा एक्सटर्नल लाइटिंग का भी डिजाइन हमें करना पड़ता है। अब एक्सटर्नल लाइटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बोला क्रिकेट मैच, मतलब जो स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स वगैरह हो, या स्ट्रीट लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स का भी डिजाइन करना पड़ता है हमें। ये छोड़ के फसाड लाइटिंग बोल के एक होता है, ये एक्सटर्नल का पार्ट ही है, जो सेकंड पार्ट मैंने लिखा है। फसाड लाइटिंग मतलब क्या, बिल्डिंग का जो एलिवेशन होता है, बाहर का जो पार्ट हमें दिख रहा है बिल्डिंग का, तो उसको इल्यूमिनेट करते हैं रात के वक्त, तो उसको बोलते हैं फसाड लाइटिंग। आपने बहुत सारे बुर्ज खलीफा के वगैरह वीडियोस देखे होंगे, तो उसको उसको ही फसाड लाइटिंग बोलते हैं। तो ये सबसे लास्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इल्यूमिनेशन डिजाइन। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट कवर किए, पहला था मैकेनिकल, सेकंड था इलेक्ट्रिकल। अभी थर्ड और जो लास्ट वाला है वो है प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग। जैसा मैंने पहले ही बोला आपको, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग ये वाटर रिलेटेड सर्विसेज है। अभी बहुत सारे लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता है प्लम्बिंग सिस्टम जो है, या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार प्लम्बिंग में क्या डिजाइन होता है, क्या स्कोप होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड जो है वो प्लम्बिंग का है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये कैसे मैटर करता है मैं आपको बताता हूँ। अभी नॉर्मल हम घर में जो टैप्स यूज करते हैं बेसिन में या बाथरूम में वगैरह, तो उससे जो पानी निकलता है वो एक स्पेसिफिक प्रेशर के जरिए वो बाहर निकलता है, कुछ तो प्रेशर होता है उसका। अभी आप जब भी हाई राइज बिल्डिंग में जाओगे ना, अगर आप 5 स्टार होटल्स में वगैरह जाओगे, तो वहाँ पे बहुत बार जो पानी आता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है। तो वो कंफर्ट नहीं देता है, कुछ तो हमें अलग लगता है वो जो प्रेशर है। अभी आप इमेजिन करिए बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप हो और आप बेसिन ऑपरेट कर रहे हो, तो जो भी वो पानी ऊपर से आ रहा है, मुझे हाइट एग्जैक्ट मालूम है उसका, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ तो 800 मीटर का हाइट है उसका। 800 मीटर से जो भी पानी नीचे आएगा उस बेसिन तक, तो वो पानी का जो प्रेशर है वो उस टैप को फोड़ देगा पूरा, इतना वो प्रेशर होगा। तो ये ना हो पाए इसका, इसके लिए जो प्रेशर डिजाइन होता है वो प्लम्बिंग में ये कोर पार्ट है एकदम प्लम्बिंग का। तो प्रेशर कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से पाइप साइजिंग का भी उसका कैलकुलेशन होता है, या जो उसके टैंक्स वगैरह है वो कहाँ पे लोकेट करने हैं, उसकी कैपेसिटीज क्या है, ये जो पूरा डिजाइन है वो प्लम्बिंग के अंदर आता है।
इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वाटर सप्लाई सिस्टम एक पॉइंट है। इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं, कोल्ड वाटर सप्लाई और हॉट वाटर सप्लाई। नॉर्मली किचन्स में वगैरह या कमर्शियल किचन्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे हॉट वाटर सप्लाई लगता है। सेकंड है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में दो तीन पॉइंट है, ब्लैक वाटर सिस्टम है, ग्रे वाटर या सेप्टिक टैंक। अभी ब्लैक वाटर मतलब सीधे लैंग्वेज में बोलूँ तो टॉयलेट से जो निकलता है, मतलब डब्ल्यूसी से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं ड्रेनेज का। ग्रे वाटर मतलब जो बाथरूम और किचन से जो भी निकलता है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं नॉर्मली। और थर्ड हमने लिखा है सेप्टिक टैंक और एसटीपीज और ईटीपीज। तो ये भी जो भी ड्रेनेज वाटर निकल रहा है ये डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में छोड़ नहीं सकते, उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। सबसे बेसिक है सेप्टिक टैंक जो हम घर में या अपार्टमेंट वगैरह यूज करते हैं। इसमें नॉर्मली ज़्यादा कुछ प्रोसेस होती नहीं है, अनाएरोबिक प्रोसेस होती है उसमें। उसके बाद है एसटीपी। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं या उसका ओडर वगैरह जो है ओडर रिमूवल प्रोसेस होती है या पीएच कंट्रोलर्स होते हैं उसमें। तो एसटीपी से जो भी पानी बाहर निकलता है वो 7 पीएच का क्लियर पानी होता है और पोर्टेबल वाटर होता है। वो आप उसको पी भी सकते हो, लेकिन जस्ट हमारा मेंटेलिटी नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो ड्रिंकिंग को नहीं देते। वो एक तो रिसाइकिल करते हैं टॉयलेट्स में या लैंडस्केप एरियाज में वो यूज करते हैं। और थर्ड है ईटीपीज। ईटीपीज मतलब इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है या हॉस्पिटल्स है या मैंने क्लीन रूम वगैरह जो आपको बोली, तो उसका जो ड्रेनेज है उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं। तो उसको भी हमें ट्रीट करने के लिए एक प्लांट डिजाइन करना पड़ता है, उसको ईटीपी बोलते हैं हम। सबसे लास्ट में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सीधा मतलब है जो भी रेन का वाटर होता है, स्टॉर्म वाटर हम नॉर्मली बोलते हैं उसको। तो जो स्टॉर्म वाटर है उसका रिसाइकलिंग करना, उसका हार्वेस्टिंग करना, ये जो सिस्टम है इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अभी मैंने आपको जो बोला प्लम्बिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो आपको लग रहा होगा मैं बार बार यही भी बोल रहा हूँ। आप नेट पे सर्च करोगे बिल गेट्स का जो मेलिंडा और गेट्स फाउंडेशन जो भी है ना, उसका मैक्सिमम अमाउंट जो अभी यूज कर रहे हैं वो, तो वो मैक्सिमम अमाउंट प्लम्बिंग के ऊपर वो यूज कर रहे हैं। उनके बहुत सारे रिसर्च चालू है, जो भी अनडेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब अफ्रीकन वगैरह जो कंट्रीज है, वहां पे उनका बहुत सारा काम चालू है। वो बहुत सारे लोगों से मदद ले रहे हैं। उनके जो भी टॉयलेट्स है अफ्रीकन कंट्रीज में या हमारे यहाँ पे भी कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम नहीं है या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वो रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉयलेट हो सकते हैं करके जो विदाउट वाटर और विदाउट पाइपिंग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे उनका बहुत सारा रिसर्च चालू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी बहुत सारा स्कोप है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो प्लम्बिंग का पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद है फायर फाइटिंग सिस्टम। अभी फायर फाइटिंग सिस्टम नॉर्मली बेसिकली आपको तो मालूम होगा, जब कभी फायर इंसिडेंट होता है, फायर एक्सीडेंट होता है, तो वो आग एक्सटिंग्विश करने के लिए ये पूरा सिस्टम होता है। तो ये नॉर्मली वाटर बेस्ड सिस्टम होता है 99%। तो उसमें मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिखाई, आपको बताता हूँ एक एक करके। ये फर्स्ट जो दो फोटोग्राफ है इसको हम हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा बिल्डिंग्स के बाहर। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ड्राई हाइड्रेंट और वेट हाइड्रेंट। ड्राई मतलब इन पाइप्स में पानी नहीं होता है, जब कभी आग लगेगी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी भर जाता है, तो उसको ड्राई हाइड्रेंट बोलते हैं, जो कि इंडिया में यूज होता है। सेकंड है वेट हाइड्रेंट। अभी वेट हाइड्रेंट मतलब इस पाइप्स में पानी भरा हुआ होता है 24 आवर्स। अभी ये जो सिस्टम है ये भी इंडिया में यूज होती है। ठीक है, आप बोलोगे दोनों की वो यूज होती है। तो पहला वाला जो था ड्राई हाइड्रेंट, ये नॉर्मली यूरोपियन कंट्री जो है या इंडिया के जो हिल स्टेशन वगैरह है वहाँ पे ये यूज नहीं होता है, क्योंकि अंदर अगर पानी आपने भर दिया वेट हाइड्रेंट में, सॉरी वेट हाइड्रेंट आपने यूज किया तो अंदर का जो पानी है उसका बर्फ हो जाता है और वो एक्सीडेंट में यूज नहीं होता है। तो इसलिए वेट सिस्टम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में यूज नहीं होती, इंडिया में नॉर्मली यूज होता है। तो ये दो टाइप्स हो गए इसके। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मोक डिटेक्टर मैंने दिखाया है। स्मोक डिटेक्टर क्या करता है, जब कभी आग लगता है तो जो भी स्मोक निकलता है उसको वो सेंस करता है और फायर फाइटिंग पैनल को वो सिग्नल भेजता है और उसके जो भी सायरन्स वगैरह अलार्म वगैरह है वो बजने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये जो दिखाया है ये फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर है या वाटर स्प्रिंकलर बोल सकते हो आप इसको। स्प्रिंकलर क्या काम करता है, तो जब कभी आग लगती है
तो उसके अंदर एक बल्ब होता है, यहाँ पे आप मैन्युअली देखोगे तो आपको बल्ब नजर आ गया। तो ये जो बल्ब है उसके अंदर एक केमिकल होता है, तो वो एक्सपांड करने लगता है बिकॉज ऑफ हीट। एक्सपांड करके ये बल्ब फूट जाता है और वहां से पानी आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। और सबसे लास्ट में है फायर अलार्म सिस्टम। जैसे मैंने बोला आपको कि स्मोक डिटेक्टर हो गए, तो स्मोक डिटेक्टर या फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर जब कभी ऑपरेट होते हैं तो उसका जो सिग्नल है वो फायर अलार्म सिस्टम के थ्रू फायर फाइटिंग पैनल में आता है। तो ये जो सारा सिस्टम है कम्युनिकेशन वाला सिस्टम, इसको हम फायर अलार्म सिस्टम बोलते हैं। तो ये बेसिक वर्ड्स में होगा फायर फाइटिंग सिस्टम। इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्कोप है काम करने के लिए भी, मतलब एज एंटरप्रेन्योर या एज अगर आप जॉब जॉब करना सोच रहे हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया में फायर फाइटिंग का जो भी सिस्टम है वो बहुत बेसिक लेवल पे है अभी। बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे ये बहुत सेटल्ड सिस्टम है। कोई भी बिल्डिंग अगर आप देखोगे वहाँ पे तो फायर फाइटिंग होता ही होता है। इंडिया में अभी भी लोग इसी स्टेज में है कि वो अवॉइड करते हैं या कुछ तो बाईपास सिस्टम करते हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको इसमें करियर करना है तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये तो डिटेलिंग हो गया एमईपी का। एमईपी क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर, ये मैंने आपको अभी बताया। अभी ये यूज कहाँ पे होता है एमईपी सिस्टम, मतलब डिजाइन होगा या इंस्टॉलेशन होगा, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो 9 सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे दिखा है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटल, वैसे 9 चीजें आपको दिखेगी, 9 एरियाज आपको दिखेंगे। ये अगर वन बाय वन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब जगह पे एमईपी लगता है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में एमईपी लगता ही लगता है। आप बोलोगे बंगलों में कहाँ लगता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हम जो बंगलो वगैरह डिजाइन करते हैं या जहाँ पे हम काम करते हैं, कुछ कुछ बंगले ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग सेंट्रलाइज एसी यूज करते हैं, कुछ लोग फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाते हैं या जो सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह होती है वो भी वो लोग लगाते हैं। और ज्यादा बड़े बंगले नहीं होते, हार्डली 3000 स्क्वायर फुट वाले बंगले ही होते हैं, लेकिन वो भी लोग एमईपी सिस्टम्स लेते ही लेते हैं। तो इतने नेक्स्ट लेवल का एमईपी का जो अवेयरनेस है वो अभी फैल रहा है इंडिया के अंदर। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने जो बार बार मैंने आपको जो बोला है कि सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं डिजाइन के लिए, तो वो क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं उसका मैंने लिस्ट ही दिया यहाँ पे। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इस स्लाइड का। आप बहुत सारा नेट के ऊपर वगैरह सर्च करो इसके बारे में, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है सॉफ्टवेयर के वगैरह। तो ये लिस्ट है। सबसे पहला बेसिक जो है वो ऑटोकैड है। ऑटोकैड में एक्चुअली दो टाइप है, 2D और 3D, लेकिन नॉर्मली 99% लोग 2D डिजाइन यूज करते हैं ऑटोकैड का। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो रेविट दिखेगा आपको, रेविट एमईपी। तो ये भी ऑटोकैड का ही प्रोडक्ट है, रेविट एमईपी। इसके अंदर 3D डिजाइन होता है पूरा। मैंने जो आपको कोऑर्डिनेशन बताया, कोऑर्डिनेशन के जो इमेजेस वगैरह मैंने आपको दिखाई, तो वो जो सिस्टम डिजाइन करते हैं उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको रेविट बोलते हैं। अभी ऑटोकैड और रेविट ये दोनों को मिला के बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको बोलते हैं, BIS। इसमें मैंने लिखा है, भूल गया मैं सॉरी। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आप सर्च करिए गूगल पे। इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नजर आएगा। तो ये तो हो गया BIS का, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद कैरियर हैप है जो हीट फ्लोर का, सॉरी HVAC का जो हीट फ्लोर होता है उससे कैलकुलेशन करने के लिए ये यूज करते हैं। उसके बाद ईटैप है, जो कोर पार्ट मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिकल का, उसका जो डिजाइन होता है वो ईटैप के ऊपर यूज करते हैं। उसके बाद है डायलक्स या डायलक्स ईवो। मैंने जो लाइटिंग डिजाइन आपको दिखाया, इंटरनल लाइटिंग और फैसाड लाइटिंग, एक्सटर्नल लाइटिंग, ये जो भी चीज है उसका जो सिमुलेशन होता है या जो सॉफ्टवेयर है वो डायलक्स बोलते हैं। ये फ्रीवेयर है दोस्तों, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और उसके कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है इंटरनेट के ऊपर। तो डायलक्स सीवो हो गया। उसके बाद है मैकबे के दो सॉफ्टवेयर है, डक्ट साइजर, पाइप साइजर। तो HVAC के जो डक्ट होते हैं, AHU के स्लाइड में मैंने जो डक्ट्स वगैरह आपको दिखाया है उसका साइजिंग है, या पाइपिंग साइजर, पाइपिंग का जो साइजिंग है, मतलब HVAC के पाइप हो गए या प्लम्बिंग फायर फाइटिंग के पाइप्स हो गए, उसका जो प्रेशर कैलकुलेशन और साइजिंग होता है वो इसके अंदर हम कवर करते हैं मैकबे के अंदर। उसके बाद है एलाई फायर और स्प्रिंग कैट। तो ये दोनों फायर रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं। तो मैंने
मतलब हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वही स्टॉप किए यहाँ पे। ये छोड़ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप सर्च करो इसके बारे में तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपको एमईपी में करियर करना है तो अगर किसी का आपने मेंबरशिप लिया है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका ये लिस्ट है कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इशरई तो आपको मालूम है, नॉर्मली मैक्सिमम मेंबर्स ही हो गए इशरई के, तो इशरई इंडिया का हो गया। वैसे ही काउंटर पार्ट है अमेरिका में, वो है अशरई। तो ये एचवीसी रिलेटेड दोनों ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो ईमा और सीमा बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला ईमा जो है वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, मतलब जो इक्विपमेंट्स या मटेरियल लगते हैं हमें इलेक्ट्रिकल में, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर है, केबल्स है, तो उसका अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका अपडेट रखना है आपको, तो आप ईमा ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर डिजाइन में इंटरेस्ट है तो ये जो सीमा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईपीए बोलते हैं, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन। तो आईपीए भी बहुत ज्यादा ज्यादा एक्टिव है, जैसे अपना इशरे एक्टिव है वैसे आईपीए भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत सारे उनके फ्री वेबिनार होते हैं, फ्री कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है। उसके बाद है फायर फाइटिंग। तो एफएसएआई बोल के ऑर्गेनाइजेशन है जो फायर फाइटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसका प्लस पॉइंट क्या है इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, इनके कई सारे वेबिनार वगैरह तो होते ही है, लेकिन इनके कई सारे एग्जीबिशंस होते हैं। अभी इशरे के जो मेंबर्स हैं उनको एक्रेक्स मालूम होगा। एक्रेक्स एक एशिया का बहुत बड़ा एयर कंडीशनिंग रिलेटेड एग्जीबिशन होता है। ईच एंड एवरी कंपनी आपको वहाँ पे दिखाई देगी, या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज है एचवीसी की, ईच एंड एवरी आपको थिंग वहाँ पे मिल जाएगा एक्रेक्स में। वैसे इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रामा होता है, या प्लम्बिंग का प्लम्बिंग बोल के होता है। तो ऐसे कुछ एग्जीबिशंस होते हैं जो आप अटेंड कर सकते हो हर साल, या कुछ कुछ एग्जीबिशन 2 साल के बाद भी होते हैं, लेकिन आप अगर वो अटेंड करोगे तो बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर सकोगे। अभी पॉइंट पे आते हैं हम, ये तो पूरा थियरी हो गया या पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी अपना मेन पॉइंट जो है इसका, अगर इसके अंदर अगर हमें करियर करना है तो कैसे करेंगे, इसमें एंट्री कैसे करेंगे। एमईपी फील्ड में अगर आपको करियर करना है या एंट्री करना है तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का आपको नॉलेज चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ। एबीपी में मैंने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, या जो बीएससी रिलेटेड है, या नॉन टेक्निकल है, मतलब जो आर्ट आर्ट वगैरह जो होते हैं, आर्ट कॉमर्स वगैरह, इस बैकग्राउंड के लोग भी एबीपी में करियर कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का नॉलेज होगा तो आपको बहुत ईजी होगा इसमें एंट्री करने के लिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपको एज अ एमईपी इंजीनियर बोल के आपको एंट्री मिल सकता है। एज ए जीईटी वगैरह जो प्लेसमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन जो होता है जीईटी, तो एमईपी का जीईटी बोल के आप चालू कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा का एजुकेशन है तो एज अ ड्राफ्ट्समैन या डिजाइन इंजीनियर बोल के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे बेसिक थिंग है कि कहीं किसी भी एक चीज के साथ आपको चालू करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एज ए एमईपी ज्वाइन किया, ऐसा कभी भी होता नहीं। जो आपका ज्वाइनिंग होता है या जो आपका पोस्टिंग होता है वो एज ए एचवीएसी इंजीनियर होगा, या एज ए प्लम्बिंग इंजीनियर, या एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसा होगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेके या आपको नॉलेज गेन करके धीरे धीरे आपको एमईपी पर्सन बनना है, ठीक है। तो वो क्या हायरार्की होती है मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये एक चीज हो गई इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी एक सर्विस पकड़ना चाहिए और उसके जरिए आपको आपको डेवलप करना चाहिए खुद को। इसमें और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है नो नीड ऑफ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, और ये मैंने रेड कलर में लिखा है जानबूझ के। बहुत सारे डिग्री होल्डर्स या बी होल्डर्स होते हैं, उनके मन में होता है कि हम मास्टर डिग्री करेंगे, मतलब एमई करेंगे, एमटेक करेंगे। अगर आपको एमएपी में करियर करना है तो आप एमटेक या एमई मत करो। आपका 2 साल का जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एमई और एमटेक का कुछ भी वैल्यू नहीं है एमई फील्ड में। अगर आपके पास एमबीए का डिग्री है, एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो कुछ डिग्रीज में वो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एमई एमटेक करने का सोच रहे हो तो वो करने की जरूरत नहीं, फॉर एमईपी करिए, ठीक है। अब मैंने जो बोला हायरार्की, क्या क्या पोजीशंस होती है एमईपी इंजीनियरिंग में, तो सबसे बेसिक
जो पोस्ट होती है वो ड्राफ्टमैन होती है। नॉर्मली आईटीआई होल्डर या डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो इस पोजीशन के ऊपर ज्वाइन होते हैं किसी भी कंपनी में। उसके बाद डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं। डिग्री के जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली इस पोजीशन पे आ सकते हैं डिजाइन इंजीनियर्स पे, या जो एक्सपीरियंस आईटीआई और डिप्लोमा वाले हैं वो बाय एक्सपीरियंस इस पोजीशन पे आ जाते हैं डिजाइन इंजीनियरिंग के। उसके बाद है टीम लीडर्स। टीम लीडर्स मतलब जो भी नीचे वाले लोग है, ड्राफ्ट्समैन है, डिजाइन इंजीनियर्स है, उनको जो लीड करता है तो वो टीम लीडर हो गए। अभी टीम लीडर एचवीएसी का भी हो सकता है, प्लम्बिंग का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है। या टीम लीडर के ऊपर और एक टीम लीडर होता है जो कि एमईपी टीम लीड होता है। तो ये बेसिक हो गया। उसके बाद जो मैनेजरियल लेवल है, मैनेजर के जो लेवल है वो है एमईपी मैनेजर। पर मैंने अभी जो आपको बोला कि एमईपी टीम लीड, तो वो जिसको रिपोर्ट करता है वो होता है एमईपी मैनेजर, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो जनरल मैनेजर आता है या जीएम एमईपी आता है। जीएम एमईपी ऑलमोस्ट 20-30 प्रोजेक्ट एट टाइम देखते रहता है एमईपी के बारे में, सब सर्विसेज वो मैनेज करता रहता है। और उसके ऊपर आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट का ईच एंड एवरी चीज देखता है, मतलब डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक लेकर एग्जीक्यूशन तक जो भी चीजें है वो प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है। तो ये कुछ पोजीशंस मैंने बताई, ये मैंडेटरी नहीं या नेसेसरी नहीं कि यही पोजीशंस होती है। बेसिक मैंने आपको दिखाया कि ये पोजीशंस है जो आप एम कर सकते हो इसमें करियर करने के लिए। अभी आपको एंट्री करना है, आपको जॉब लेना है या आपको खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है एमईपी में, तो कौन सी फर्म्स होती है, क्या क्या फील्ड्स होती है। तो बेसिकली 4 मैंने फर्म्स यहाँ पे दिखाए हैं। सबसे पहले है एमईपी कंसल्टिंग फर्म। अभी एमईपी कंसल्टिंग फर्म मतलब अभी मैं जो करता हूँ या मेरी कंपनी जो है एशियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये एमईपी कंसल्टिंग फर्म है। हम कंसल्टेंसी देते हैं, हम डिजाइन देते हैं लोगों को। तो ऐसे जो भी कंसल्टिंग फर्म है वो आपको सर्च करनी पड़ेगी। आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो एक तो कंसल्टिंग फर्म हो गया, सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म। अभी ये जो डिजाइन है वो इंस्टॉल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो ये एमईपी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स होती है, बहुत बड़ी कंपनीज होती है ये। जस्ट फॉर एग्जांपल शाहपुर जी पालन जी है, या ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार का एमईपी इंजीनियरिंग का अलग से सेगमेंट है। तो इस लेवल की वो कंपनीज होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म हो गया सेकंड टाइप उसका। थर्ड है बिल्डर। अब बिल्डर, यहाँ पे मैं सिर्फ बड़े बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोकल लेवल के बिल्डर्स होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बड़े बिल्डर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल रहेजा बिल्डर्स है या लोढ़ा बिल्डर्स है, ठीक है, या सैमसंग, सैमसंग कंपनी भी एक्चुअली बिल्डर है। ये जो सारे हैं, ये बिल्डर्स कंपनी जो है उनको भी एमईपी इंजीनियर्स लगते हैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे। सबसे लास्ट में है मेंटेनेंस। अभी मेंटेनेंस एक फील्ड है एक्चुअली, ये कोई कंपनी नॉर्मली नहीं होती। तो जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह, वहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप आईटी की बात करोगे, इन्फोसिस का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उनका एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस टीम है। तो मेंटेनेंस टीम में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो एमईपी बैकग्राउंड के होते हैं, जिनको मालूम होता है कि ईच एंड एवरी सर्विसेज कैसे डिजाइन होती है और कैसे काम करती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है मेंटेनेंस का। तो ये सेक्टर आप टारगेट कर सकते हो अभी से। तो मतलब कुछ जॉब्स वगैरह हो गए तो अभी से आपको लीड्स वगैरह मिलने चालू हो जाएंगी। तो बेसिकली ये तो मैंने एमईपी का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में आपको बोला था कि फिनिक्स इंस्टीट्यूट क्या है, मैंने एशिया का तो आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। फिनिक्स एचवीएसी क्या है तो उसके बारे में आपको एक 2-3 स्लाइड में बताता हूँ। फिनिक्स एचवीएसी जो है, सॉरी, फिनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाइपिंग इंजीनियरिंग, ये जो है मैंने 2020 में मतलब जनवरी में ये फॉर्म किया है रिसेंटली। इसका मेन एम है हमारे एरिया में एचवीएसी का ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो हमारा 30 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है एचवीएसी सिस्टम डिजाइन का। तो वो आप कर सकते हो। ये क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिल सकती है वो मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। एक तो ये 30 डेज का क्लासरूम ट्रेनिंग है। सेकंड, आपको साइट विजिट हम करवा सकते हैं, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए हमारे एरियाज में, नियर बाय एरियाज में, तो उसका साइट विजिट होगा। 3 या 4 गेस्ट लेक्चर हम देंगे, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के गेस्ट लेक्चर हो गए, मतलब जो डायकिन है या जो भी कंपनी है एचवीसी रिलेटेड, तो उसके गेस्ट लेक्चर हम आपको देंगे।
उसके बाद डेमो प्रोजेक्ट्स हम आपको डिजाइन करने के लिए देंगे, एक या दो। इसका जो कोर्स मटेरियल है वो पूरा प्रिंटेड हार्ड कॉपीज में या सीडी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा या पेन ड्राइव फॉर्म में मिल जाएगा। उसके जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसका एक अलग से पेन ड्राइव हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया उसका। और आपको एडवांस नॉलेज मिल जाएगा HVAC का। अभी अपनी जो भी स्लाइड्स में देखा उसका जो एडवांस नॉलेज है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है HVAC, ये जो फील्ड है IT के बाद में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्टर है ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोवाइडर। ठीक है, सबसे ज्यादा जॉब्स जो प्रोवाइड हो रही है तो IT के बाद HVAC का है। तो सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, आपको डायरेक्टली एंट्री मिल सकती है ये कोर्स करने के बाद। सेकंड है, ये जो कोर्स है आपको स्किल्ड इंजीनियर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। थ्योरेटिकल नॉलेज होना और कोई प्रैक्टिकल कोर्स आप कंप्लीट करना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये कोर्स अगर आप करोगे तो आप स्किल्ड इंजीनियर बन जाओगे। इसके वजह से आपका जो भी रेज्यूम है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जो एम्प्लॉयर्स है वो इजीली आपको अपॉइंट कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे आपका राइज हो जाएगा। तो ये इस कोर्स के बेनिफिट्स है। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है फिनिक्स HVAC के। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेल कुछ कर सकते हो। फिनिक्स HVAC में जो गलती से बोल गया था, तो फिनिक्स HVAC मेरा यूट्यूब चैनल है एक्चुअली फिनिक्स का। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसको सब्सक्राइब करिए। जो भी HVAC के बेसिक वीडियोस है, बेसिक एजुकेशनल वीडियोस है, मैं उसके ऊपर पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप अपडेटेड रहोगे HVAC में। बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी है जो कोर्स में मैं सिखाता हूँ, लेकिन वो मैंने फ्री में अपडेट किए वहाँ पे, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपना स्लाइड शो का एंड हो गया, प्रेजेंटेशन का एंड हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनिर्बन ने एक फीडबैक फॉर्म का लिंक अभी पोस्ट किया होगा या नहीं किया होगा तो वो अभी कर देंगे। तो वो फिल करके आप उसको पोस्ट करिए, तो आपका इस कोर्स या इस वेबिनार का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके मेल के ऊपर डायरेक्टली आ जाएगा। मैं अनिर्बन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो लिंक है वो चैट के ऊपर डाल दे। अनिर्बन जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? Aditya sir, yes sir, I can hear you. Sir, we are Yes. getting couple of questions from the audience. जो questions मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ sir. Sure. So the first question is, sir, can I get this presentation on my email? Vishram is asking. Actually this presentation due to some copyright issues, मेरी दोनों की जो कंपनी है यशदा और फिनिक्स, तो कॉपीराइट इश्यूज के वजह से मैं फ्रीली तो आपको दे नहीं सकता हूँ। कुछ कुछ पार्ट्स अगर आपको चाहिए, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका लिस्ट दे दो, ऐसा स्पेसिफिकली आप अगर कुछ मांगोगे मुझे तो मैं मेल के ऊपर आपको सब दे दूंगा, मेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन पूरा प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू आई कैन नॉट प्रोवाइड यू। Okay, so the next question is, I think इसके बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि to begin career in MEP and HVAC, where I need to approach? इसका मैंने 3-4 स्लाइड जो लास्ट की थी इसके ऊपर ही मैंने दी है। आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करो HVAC का, HVAC डिजाइन का कोर्स, बहुत सारे कोर्सेस है, फिनिक्स यही नहीं है। आप नेट पे ऊपर सर्च करोगे तो बहुत सारे कोर्सेस है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको कंप्लीट करिए। वो कंप्लीट करने के बाद आप इजीली HVAC का करियर कर सकते हो, आपको एंट्री इजीली मिल सकती है आपने अगर कोर्स किया होगा तो। Okay, sir. So the next question is from Ashmita, scope of MEP and HVAC for other branches, like other than mechanical and electrical. अस्मिता मैम, मैंने जैसे पहले बताया कि अदर ब्रांचेस जो होती है, मतलब अदर देन कोर ब्रांचेस, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये जो है, तो वो लोग भी इसमें करियर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, लेकिन वो बहुत आगे गए MEP इंजीनियरिंग के करियर में। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक बेसिक कोर्स करना पड़ेगा MEP का, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको HVAC में है तो HVAC करिए, अगर आपको प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है तो प्लम्बिंग का कोई कोर्स आप करिए मार्केट से। कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली अप्रोच हो सकती हो, जो मैंने कंपनीज आपको बताई, कंसल्टिंग फर्म है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है, इनको आप डायरेक्टली अप्रोच हो सकती हो और वहां से आप जॉब ले सकती हो। या कुछ कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट होते हैं, जो घी वाला नाम का कोई तो कंसल्टेंट है, तो वो स्पेसिफिकली MEP के जॉब प्रोवाइड करता है गल्फ के लिए।
तो बम्बई में अगर आप देखोगे तो उनका ऑफिस है, गूगल पे आप सर्च करो एमईपी जॉब प्रोवाइडर्स या एमईपी जॉब कंसल्टिंग, ऐसा अगर आप सर्च करोगे तो कई सारे वैसे कंसल्टिंग फर्म्स आपको मिल जाएंगी। तो इस चैनल के थ्रू आप उसमें करियर कर सकते हो एमईपी का। Okay, so sir, the other question is from Shubham, who is asking what critical situation is faced by architects and civil engineers that only MEP engineers can deal with. आप रिपीट करोगे, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। Yes, sir. What critical situation is faced by architects and civil engineers that only MEP engineers can deal with? ओके, अभी सबसे पहला जो चैलेंजिंग है या जहाँ पे दिक्कत आती है आर्किटेक्ट्स को, तो कोऑर्डिनेशन जो होता है, सर्विसेज का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो लोग कर नहीं पाते। ये तो बेसिक हो गया, या उससे भी बेसिक आप जाओगे तो उसका जो डिजाइन होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हो एज आर्किटेक्ट, तो हॉस्पिटल के लिए कितना पानी लगने वाला है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर कितना लगेगा, या डोमेस्टिक मतलब जो वाटर यूज होता है नॉर्मली बाथरूम्स वगैरह, वो कितना लगेगा। तो ये कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन भी आर्किटेक्ट कर नहीं पाते, जो कि उनका कोर पार्ट होता है। या सेकंड थिंग है इल्यूमिनेशन डिजाइन, जो मैंने बोला। इल्यूमिनेशन डिजाइन बेसिकली आर्किटेक्चर का पार्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो इल्यूमिनेशन आर्किटेक्ट लोगों ने करना चाहिए। बाहर के देशों में आर्किटेक्ट ही इल्यूमिनेशन डिजाइन करते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी आर्किटेक्ट इल्यूमिनेशन डिजाइन नहीं करता है मेरे जानकारी में। तो ये चीजें मतलब जो बेसिक डिजाइन है वो आर्किटेक्ट कर नहीं पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, बेसिक डिजाइन हो गए, और इसके जो डिजाइन मतलब जो ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, ये भी माइन्यूट लेवल पे आर्किटेक्ट कर नहीं पाते। आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर हो गया, वो कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे एमईपी इंजीनियर राइज हो सकते हैं या आगे आ सकते हैं। आई थिंक यू गॉट माय आंसर। Okay. Yes, sir. I think we are done with all the questions. If anyone is having any question, kindly send it so I can just convey it to sir. आपके कुछ क्वेरीज वगैरह अगर आपको बाद में भी याद है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल या फोन करके पूछ सकते हो, आप कुछ इशू नहीं है। Sir, Amol is asking fee of 30-day HVAC course. ओके, अभी तो हमने ये एक्चुअली ऑफलाइन कोर्स है, हमने 15,000 इसका कोर्स भी रखा है टू बी वेरी फ्रैंक। तो नॉर्मली अगर आप हैदराबाद या मुंबई में जाओगे तो नॉर्मली 20,000 25,000 तक ये कोर्स भी जाता है, अलॉन्ग विद अकोमोडेशन या जो भी आपका मील्स वगैरह है उसके साथ। लेकिन अगर आप सांगली कोल्हापुर एरिया में हो या पूना के आगे के एरिया में हो तो आपको ये अफोर्डेबल हो जाएगा कोर्स। Okay. So I think we are done with all the questions. So if anyone is having any question more, they can send it or they can mail to sir directly. राइट, यू कैन। तो ठीक है, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, जेजेएमसीओ को Yes, sir. We are और done, sir. इशरे। Yes, sir. यस, जेजेएमसीओ और इशरे स्टूडेंट चैप्टर है, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। Should we end the seminar, sir? यस यस, डेफिनेटली। कैन आई साइन ऑफ? Yes, sir. ठीक है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स। Yes, sir. Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode.
आ गया ना? Okay, everyone. So this is Anirban. So if you are listening to me right now, अगर आप मोबाइल में से देख रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का साइन है आपके मोबाइल के ऊपर, तो क्वेश्चन मार्क के साइन के ऊपर टैप करके वहां पे आपके साथ एक लिंक शेयर किया गया है, फीडबैक लिंक। तो उस लिंक को आप जाके टैप कीजिए या फिर उसमें से जो एक लिंक है कॉपी करके आप आपके यूआरएल में पेस्ट कीजिए। तो वहां पे जाकर फीडबैक लिंक जैसे ही आप शेयर कर देंगे, सबमिट कर देंगे, वैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। Thank you everyone. So take care.